रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में मंगल नाम का एक किसान रहता था। मंगल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास 5 गाय थी, जिन्हें वो बहुत प्यार से पालता था। उन गायों के दूध से वो खुद अपने हाथों से शुद्ध देसी घी बनाता था। मंगल का घी पूरे इलाके में मशहूर था। लोग कहते थे कि उसके घी में एक अलग ही खुशबू होती है, जैसे माँ के हाथ का खाना। लेकिन मंगल की एक बात और थी जो उसे बाकी सबसे अलग करती थी। वो अपना घी किसी दुकानदार या व्यापारी को नहीं बेचता था, बल्कि वो मिट्टी की छोटी छोटी मटकियों में घी भरकर खुद अपनी बैलगाड़ी पर लाद देता और सुबह सवेरे गांव-गांव निकल जाता। हर घर के दरवाजे पर दस्तक देता और सीधे लोगों के हाथ में शुद्ध देसी घी देता। एक सुबह मंगल अपनी गायों को चारा डाल रहा था। तभी एक अनजान आदमी उसके पास आया। नाम था उसका भोरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी। भाई मंगल जी, कैसे हो? बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी। कहते हैं पूरे इलाके में तुम्हारे जैसा शुद्ध घी और कोई नहीं बनाता। मंगल ने हाथ का काम रोका और मुड़कर देखा। शुक्रिया भाई, लेकिन बताओ काम क्या है? भाई साहब, मैं नंदगांव के सबसे बड़े व्यापारी धुलीचंद सेठ का आदमी हूं। उनका शहर के बाजार में बहुत बड़ा कारोबार है। सेठ जी ने कहा है कि मंगल भाई का घी अगर हमें मिल जाए तो हम उन्हें बाजार से दुगना दाम देंगे। तुम बस अपना सारे घी के मटके हमें दे दो। एक ही बार में पूरा सौदा हो जाएगा और पैसे भी तुरंत मिलेंगे। मंगल ने एक पल सोचा, फिर सीधी आंखों में देखकर बोला, भाई तुम्हारी बात सुनी, लेकिन मैं अपना देसी घी व्यापारियों को नहीं बेचता। अरे भैया, तुम क्या कह रहे हो? आसपास के गांव के सभी लोग मेरे मालिक को ही अपना माल बेचते हैं। फिर जगह जगह घूमकर बेचने से अच्छा है कि एक ही जगह अच्छी कीमत पर बेच दो। क्यों? सही कहा ना? और भैया, अगर तुम मेरे मालिक को सारा देसी घी बेच दोगे तो मेहनत भी कम लगेगी और पैसा भी अच्छा मिलेगा। फिर जाकर नया घी बनाओ। घी बेचने में क्यों समय गंवा रहे हो? बनाने में लगाओ, समझे? मंगल थोड़ा मुस्कुराकर बोला, देखो भाई, मेहनत से मुझे डर नहीं लगता और पैसों का लालच मुझे कभी नहीं रहा। असल बात यह है कि जब मेरा घी किसी बड़े व्यापारी के हाथों में जाएगा तो वह उस पर इतना मुनाफा लगाएगा कि गरीब लोगों का खरीदना उसे मुश्किल हो जाएगा, और मैं यह नहीं चाहता। लोगों को शुद्ध घी और असली देसी घी कम दामों में देना ही मेरा उद्देश्य है और मैं इसी में संतुष्ट हूं। लेकिन भाई, एक बार अच्छी तरह सोच लो, शायद ऐसा मौका दोबारा ना मिले। माफ करना भाई, अब आगे बात करने का कोई फायदा नहीं। भूरा बिना कुछ बोले वहां से चला गया। वो जानता था कि धुलीचंद सेठ यह सुनकर खुश नहीं होगा। 3 दिन बाद मंगल ने 50 मटकियां शुद्ध देसी घी बैलगाड़ी पर लादी और फूलपुर गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप भी बहुत तेज थी। मंगल धीरे धीरे बैलगाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। मंगल बेटा, ओ मंगल बेटा, जरा मेरी बात तो सुन। आवाज सुनते ही मंगल ने बैलगाड़ी रोक दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मा कलावती उसे आवाज दे रही थी। मंगल तुरंत बैलगाड़ी को एक तरफ लगाकर उनके पास पहुंचा। अरे अम्मा, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। तू तो जानता ही है कि मुझे सिर्फ तेरे हाथ का बना शुद्ध देसी घी पसंद है। पिछले महीने जो एक मटकी खरीदी थी वो खत्म हो गई है, इसीलिए मुझे एक और मटकी चाहिए। तू तो महीने में एक ही बार हमारे गांव आता है, इसीलिए जैसे ही तेरी बैलगाड़ी को देखी मैं तुरंत दौड़ी चली आई। अरे अम्मा, आप चिंता क्यों करती हो? जब तक मंगल जिंदा है आपके घर घी की कमी नहीं होगी। आप लोगों का प्यार ही तो मुझे हर महीने इतनी दूर दूर गांव में आने की ताकत देता है। मैं अभी आपको एक मटकी घी देता हूँ। मंगल बैलगाड़ी से शुद्ध देसी घी की एक मटकी निकालकर अम्मा कलावती को दे देता है। तभी कुछ देर बाद सावित्री नाम की एक औरत वहां आकर खड़ी हो जाती है। अच्छा हुआ मंगल भैया, आज आप हमारे गांव आ गए। मुझे भी शुद्ध देसी घी की बहुत आवश्यकता है। कल हमारे घर खास मेहमान आने वाले हैं। जब मैं उन्हें आपके घी से चुपड़ी गर्म-गर्म रोटियां खिलाऊंगी तो खाने का स्वाद ही अलग हो जाएगा। ठीक है सावित्री बहन, मैं आपको भी एक मटकी घी देता हूं, लेकिन आज मुझे ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मुझे फूलपुर गांव भी पहुंचना है।
वहां के लोग भी मेरे शुद्ध देसी घी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। यह कहकर मंगल एक मटकी शुद्ध देसी घी सावित्री के हाथ में थमा देता है। फिर वह बैलगाड़ी में बैठता है और फूलपुर गांव की ओर निकल पड़ा। दोपहर ढलते ढलते वो नंद गांव की सीमा पर पहुंचा। तभी अचानक बैलगाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया और एक तरफ से ढीला हो गया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मंगल नीचे उतरा और पहिया ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी एक सेठ मंगल के पास आया। उसके कपड़ों से देखकर लग रहा था कि काफी पैसे वाला है। क्या हो गया भाई? आहू थी, कोई दिक्कत है? हाँ भाई, पहिया ढीला हो गया और देखो शाम भी होने वाली है। अरे इसकी चिंता मत करो, मेरे घर में लोहार का सारा सामान है, ठीक करवा देंगे। रात यहीं रुको और सुबह आराम से निकल जाना। अकेले रात में कहाँ जाओगे? मंगल हिचकिचाया। भाई साहब, आप अनजान हो, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। वो आदमी हंसकर बोला। अरे भाई, इसमें तकलीफ की क्या बात है? इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा इतना बड़ा घर है, आज रात यहीं रुक जाओ। इतना सुनते ही मंगल ने अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगा दी और चैन की सांस ली। खाना खाने के बाद मंगल हवेली में बैठा था। तभी डोलीचंद सेठ उससे बातचीत करने लगा। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे दयालु लोग आज भी धरती पर हैं, इसलिए हम जैसे गरीब लोग जी पा रहे हैं, वरना आज रात इस गांव में ना जाने कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। वैसे देखने में तो तुम बहुत मेहनती किसान लगते हो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, यह सारी देसी घी की मटकियां तुम्हारी है? क्या तुम खुद देसी घी बनाते हो या किसी व्यापारी से लेकर बेचने निकले हो? अरे नहीं नहीं, मेरे पास 5 गाय हैं और मैं खुद ही देसी घी बनाता हूं। व्यापारी से खरीद कर बेचूं, इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूं। इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। मंगल ने बताया कि वह अपना देसी घी सीधे ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। यह सुनकर डोलीचंद सेठ गंभीर हो गया। हाँ, आज के समय में बाजार के व्यापारी किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उसे ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। बड़े चालाक हो गए हैं। इसी वजह से आम आदमी को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। मुझे लगता है यह तरीका बिल्कुल गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए मैं अपना देसी घी सीधा ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूँ। मुझे लगता है मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य भी निभा पा रहा हूँ और यही करने में मुझे खुशी मिलती है। वाह मंगल भाई, सच में आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, अब काफी रात हो गई है और तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, आराम कर लो। मंगल लेटा तो नींद नहीं आई और वो सोचने लगा, भगवान ने आज कितना अच्छा इंसान मेरे सामने भेजा। बिल्कुल अनजान था, फिर भी इतने प्यार से रखा। इतनी दौलत होने के बाद भी जरा भी घमंड नहीं। काश हर इंसान ऐसा होता। यह सोचते सचते मंगल को नींद आ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वो मन ही मन दुआएं दे रहा था, वह उसी वक्त बाहर आंगन में उसकी देसी घी की मटकियां गिन रहा था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मंगल उठ गया। उसने सोचा कि चलने से पहले सेठ जी को कुछ घी भेंट करूंगा। यह सोचकर मंगल अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचा, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी बैलगाड़ी में 50 मटकियों में से सिर्फ 8 ही मटियां रखी हैं। बाकी सब मटकियां गायब हैं। यह क्या हुआ? 40 मटकियां कहाँ गईं? वो दौड़ता हुआ डोलीचंद के पास गया। भाई साहब, मेरी 40 मटकियां गायब है। रात तो यहीं थी। डोलीचंद का चेहरा पल भर में बदल गया और वो गुस्से से उठकर बोला, राम राम, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, जो तुम जैसे आदमी को आसरा दिया। एक तो मेरे घर में रहे, ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूं। बस करो, मैंने तुम्हें छत दी, खाना दिया और तुम मेरे ही घर में आरोप लगाने आए हो। शर्म नहीं आती? निकलो यहां से, अभी निकलो। लेकिन भाई, आप मेरी बात तो सुनो। लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप यहां से निकल जाओ, नहीं तो अपने आदमियों को बुलाकर तुम्हें अपनी हवेली से बाहर करवा दूंगा। बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। मंगल की आंखें भर आईं। रात को जिसे देवता समझ रहा था, अब वही ऐसी बातें कर रहा है।
वह चुपचाप बाहर निकलकर आया। मंगल सीधे गांव के मुखिया पंचम सिंह के पास पहुंचा। वो एक बुजुर्ग और बेहद समझदार इंसान थे। मंगल ने सारी बात उन्हें सुनाई। मुखिया जी, वह सिर्फ घी की मटियां नहीं थीं, उनमें मेरी महीनों की मेहनत थी। रात भर मैं उस आदमी को अच्छा इंसान समझकर दुआ देता रहा, लेकिन उसने मेरी मेहनत पर ही हाथ साफ कर दिया। मुझे पैसों का दुख कम है, दुख इस बात का ज्यादा है मेरा इंसानियत पर से भरोसा टूट गया। पंचम सिंह कुछ ही देर चुप रहे। उनके माथे पर सोच की लकीरें थीं। मंगल, जो तुम कह रहे हो वो सुनकर मन दुखी हो गया, लेकिन बिना पक्के सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। मुखिया जी, मेरा दिल गवाह है। दिल अपनी जगह, सबूत अपनी जगह। चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। बस एक सवाल, तुम्हारी मटकियां किसने बनाई हैं? हमारे गांव के रामदिन काका ने। वह हर मटकी के पंधे पर अपने अंगूठे से एक खास निशान लगाते हैं, एक छोटा सा चंद्रमा जैसा आकार, और वह रामदिन काका की निशानी है। पंचम सिंह की आंखों में एक तेज चमक आई। वह मुस्कुराए और कुछ बुदबुदाई। बस इतना काफी है। उन्होंने अपने भरोसेमंद दोस्त सुखिया को बुलाया और उन्हें एकांत में सारी बातें समझाई। उसी दोपहर नंदगांव में एक अफवाह फैली। सुनो सुनो सुनो, शहर से एक बड़ा व्यापारी आया है। वह असली देसी घी खरीदना चाहता है, जिसका घी सबसे शुद्ध होगा। उसे बाजार से 3 गुना दाम मिलेगा। कल सुबह वह गांव के चौपाल पर आएगा। यह खबर जैसे ही डोलीचंद के कानों तक पहुंची, उसकी आंखें चमक उठीं। 3 गुना दाम, वाह, यह तो बहुत अच्छा मौका है। उसने रात को ही अपने नौकर को बुलाया। जो मटियां उसके सांस से लाए थे, उन्हें अच्छी तरह से साफ करके रख दो। कल उस व्यापारी को बेचेंगे। अगली सुबह चौपाल पर एक नया चेहरा दिखा। सूट बूट में एक शानदार आदमी बैठा था। यह कोई और नहीं बल्कि सुखिया था, व्यापारी के भेष में। धोलीचंद सेठ सबसे पहले पहुंचा। हाथ में मटकियों की एक टोकरी थी। उसके चेहरे पर लालच और खुशी दोनों एक साथ नाच रहे थे। व्यापारी जी, यह देखिए, यह हमारे गांव का सबसे शुद्ध देसी घी है। हमारी अपनी गाय है, अपना दूध है। सुखिया ने एक मटकी उठाई, पलटाई, पदे पर चंद्रमा जैसा निशान। यह निशान किसने लगाया? वो हमारे कुम्हार का निशान है। उस कुम्हार का नाम क्या है? डोलीचंद थोड़ा हिचकिचाया। वो हमारे तभी पीछे से मंगल की आवाज आती है। उस कुम्हार का नाम रामदिन काका है और यह मटकियां मेरी हैं। डोलीचंद ने पलट कर देखा। मंगल और पंचम सिंह सामने खड़े थे। मंगल ने एक एक मटकी उठाकर देखी। उसकी आंखें भर आईं। मुखिया जी, यह मेरी मटकियां हैं। रामदिन काका का चंद्रमा वाला निशान मैं 1000 मटकियों में से ही पहचान लूं। धोलीचंद का चेहरा सफेद बढ़ गया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन चारों तरफ गांव के लोग जमा हो चुके थे। पंचम सिंह आगे बढ़े। धोलीचंद, ये जो व्यापारी है ना, ये मेरा दोस्त सुखिया है। यह पूरी योजना इसी ने बनाई है ताकि तुम्हारा लालच तुम्हें खुद बाहर खींच लाए, और तुम्हारे लालच ने तुम्हें खींचा भी। तुम खुद अपना जाल लेकर चले आए। धोलीचंद की जुबान बंद हो गई। पंचम सिंह ने कड़क आवाज में कहा, धोलीचंद बोलो, ये मटकियां कहाँ से आईं? एक लंबी चुप्पी। फिर धोलीचंद ने सिर झुका लिया। मैंने ही रात को मंगल की देसी घी की मटकियां गायब की थीं। जब मंगल सो गया था, गांव में सन्नाटा छा गया। मंगल ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, धोलीचंद जी, मैंने रात को तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझा था। तुम्हारे लिए मन में दुआ की थी। यह मेरी गलती थी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी की मेहनत की कमाई हड़प कर बनाई गई दौलत कभी टिकती नहीं। पंचम सिंह ने फैसला सुनाया। धोलीचंद, मंगल की सभी मटकियां अभी वापस की जाएंगी। साथ में उसे हुई तकलीफ का मुआवजा भी दिया जाएगा। और आज से अगर किसी व्यापारी ने किसी किसान के साथ ऐसी बेईमानी की तो मामला सीधे राज दरबार में की जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए। मेरी देसी घी की मटकियां मुझे मिल गईं। मेरे लिए यही बहुत है। उसी दिन मंगल की सभी मटकियां वापस मिली। तभी धोलीचंद आगे आया और मंगल से माफी मांगने लगा।
मंगल, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं सभी गांव वालों से भी माफी मांगता हूँ। आगे से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। धूलीचंद जी, गलती इंसान से ही होती है। अगर आदमी अपनी गलती मान ले और दिल से पछताए तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन आगे से कभी किसी गरीब किसान की मेहनत को कमजोर मत समझना। मंगल ने भी धोलीचंद को अपने सच्चे दिल से माफ कर दिया। तभी पंचम सिंह ने पूरे गांव को एक बात कही जो सबके दिल में उतर गई। जो किसान ईमानदारी से मेहनत करें और सीधे लोगों की सेवा करें, उसकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है। मंगल ने भी जाते जाते पंचम सिंह से एक बात कही, मुखिया जी, आपने मुझे न्याय दिलाया। ईश्वर आपका कल्याण करे। मंगल सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मंगल मुस्कुराया। उसने बैलगाड़ी पर मटकियां लादी और फूलपुर की राह पकड़ ली। रास्ते में हवा ठंडी थी, बैल तेज चल रहे थे और मंगल के मन में एक शांति थी जो किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती थी, क्योंकि वो जानता था ईमानदारी की जीत होती है। देर से ही सही, लेकिन जरूर होती है।